वेलकम बैक टू मिस्टीरियस मूवीज। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कोल्ड केस मूवी को, जो कि एक मलयालम सुपरनेचुरल हॉरर थ्रिलर मूवी है। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मेगा होता है, जिसने हाल ही में अपने पति से डिवोर्स के लिए अप्लाई किया है और उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम चीनू है। अब मेगा आज ऑफिस से जल्दी निकल जाती है क्योंकि आज उसे नया घर देखने के लिए जाना था। इसी बीच उसे उसकी बॉस की बेटी रोक लेती है और बोलती है कि उसका काम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है और उसके हॉरर शो की रेटिंग भी गिर गई है। जिनकी बातों को मेगा इग्नोर करते हुए वहां से चली जाती है। अब आगे उसे अपनी मदर इन लॉ यानी कि सास का कॉल आता है और वह कहती है कि डिवोर्स लेने के बाद वो चीनू का ख्याल नहीं रख पाएगी, इसलिए वो चीनू की कस्टडी उन्हें देने के लिए बोलती है, जिस पर मेगा गुस्से में कॉल कट कर देती है। अब वह घर देखने के लिए जाती है जो कि उसे पसंद भी आ जाता है, जिसके अगले ही दिन वह अपनी बेटी चीनू और अपनी मेड के साथ उस घर में शिफ्ट हो जाती है। दूसरी तरफ हम एक मछुआरे को देखते हैं जिसको मछलियां पकड़ते हुए एक प्लास्टिक बैग नदी से मिलता है, जिसे खोलकर देखने पर उसे एक इंसान के सिर का कंकाल मिलता है। इसके बाद यह बात पूरे शहर में फैल जाती है। अब यहाँ पर सिर्फ उस इंसान के सिर का कंकाल मिला था, तो यह बात पक्की थी कि यह एक मर्डर केस। अब इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एसीपी सत्यजीत को भेजा जाता है, जो कि इस कंकाल को फोरेंसिक लैब में भेज देता है। अब अगले दिन फोरेंसिक एक्सपर्ट से सत्यजीत को पता चलता है कि यह सिर का कंकाल किसी लड़की का है जिसकी उम्र करीब 25 से 30 के बीच रही होगी। अब सत्यजीत अपने जूनियर्स को उन लड़कियों के बारे में पता करने को बोलता है जो कि पिछले कुछ समय से गायब हुई थी, लेकिन उसे ऐसी किसी भी लड़की के बारे में पता नहीं चलता है जिसके बारे में रिपोर्ट दर्ज कराई गई हो। दूसरी तरफ हम मेगा को देखते हैं जो कि अपने डिवोर्स लॉयर से मिलने जाती है और वहां हमें यह पता चलता है कि मेगा की एक बहन भी हुआ करती थी जिसने लगभग 1 साल पहले खुद की ही जान ले ली थी, और उसने ऐसा क्यों किया यह सच आज तक कभी सामने नहीं आया। अब उसी रात मेगा अपने रूम में सो रही होती है, तभी अचानक से उस रूम में पानी बढ़ने लगता है जिससे कि उसकी नींद खुल जाती है, और जब वह चेक करने के लिए बाहर जाती है तो उसे उसकी मेड मिलती है जो कि बताती है कि उसने घर में किसी की रोने की आवाज सुनी है और किसी लड़की को किचन के कोने में बैठकर रोता हुआ देखा भी है, जिस पर वह कहती है कि तुमने कोई डरावना सपना देखा होगा, और अपनी मेड से उसका रूम साफ करने के लिए बोलती है। अब अगले सीन में हम सत्यजीत को देखते हैं जिससे मिलने उसका शराबी मामा आया होता है, जो कि सत्यजीत से पैसे मांगने लगता है और वह उसे पैसे देकर वहां से जाने के लिए कहता है। अब कुछ देर बाद सत्यजीत को एक फोरेंसिक एक्सपर्ट से पता चलता है कि जो स्कल उनको मिला था वहाँ पर एक नकली दांत भी लगा हुआ है, यानी कि वह लड़की ने मरने से पहले डेंटल ट्रांसप्लांट करवाया हुआ था। जिसके बाद सत्यजीत इसी को क्लू मानकर ये पता करने की कोशिश करने लगता है कि ये ट्रांसप्लांट किसी क्लिनिक से हुआ होगा और उस पेशेंट का नाम पता करने लगता है। इसके बाद फाइनली उसको पता चलता है कि यह स्कल किसी ईवा मारिया नाम की एक लड़की का है। दूसरी तरफ हम मेगा को देखते हैं जिसे अब घर के अंदर कई सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज फील होती है। अब इसी कारण से वो एक पैरानॉर्मल रिसर्चर जारा के पास जाती है जिसे भूत प्रेत और आत्माओं के बारे में काफी नॉलेज होता है। जारा की दोनों आंखें नहीं होती है पर वह हर तरह की एनर्जी को पहचान सकती है। अब मेगा अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है, जिसके बाद वह उसके घर आकर कुछ रिचुअल को करने लगती है और उसे पता चलता है कि यहाँ पर किसी आत्मा का वास है। अब जारा मेगा से कहती है कि यहाँ पर ईवा मारिया नाम की एक लड़की की आत्मा है और शायद वह तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहती है। अब दूसरी तरफ सत्यजीत ईवा के परिवार के बारे में पता करते हुए उसके गांव तक पहुँच जाता है, जहाँ पर गांव के एक आदमी से उसे पता चलता है कि ईवा के पिता का नाम फिलिप था जो कि काफी अमीर था। पर जब ईवा की माँ की मौत हुई तो फिलिप ने लेजी नाम की एक औरत से शादी कर ली, जिससे फिलिप को 2 बच्चे हुए थे, लेकिन लेजी ईवा को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी, जिस वजह से आगे जाकर फिलिप ने ईवा को बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया था। अब कुछ ही समय के बाद में फिलिप की मौत हो गई थी, पर मरने से पहले ही उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी ईवा के नाम कर दी थी, जिसकी वजह से लेजी के परिवार को कुछ नहीं मिला और वह गांव से चले गए थे। और फिलिप की मौत के वक्त ही ईवा गांव गई थी और उसने जाने से पहले ही अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी थी। अब वह लेजी के परिवार से मिलने जाता है, जहाँ पर लेजी उसको बताती है कि ईवा ने अपनी बिरादरी के बाहर किसी लड़के से शादी कर ली थी और उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ नहीं पता। दूसरी तरफ मेगा भी ईवा के बारे में और जानने की कोशिश करती है और वह फेसबुक पर ईवा की प्रोफाइल देखती है और उसकी म्यूचुअल फ्रेंड में हरिता भी दिखाई देती है, यानी कि हरिता ईवा को जानती थी। मेगा फिर हरिता को कॉल करके उसे ईवा के बारे में पूछती है, जिस पर वह उसको बताती है कि ईवा और उसके हस्बैंड दर्शन का मैंने ही डिवोर्स करवाया और उसके हिसाब से दर्शन उसके ही ऑफिस में काम करता है, तो वह ईवा के बारे में उससे पूछ सकती है। मेगा फिर दर्शन से मिलने जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सत्यजीत पहले ही केस को इन्वेस्टिगेशन करते हुए दर्शन तक पहुंच चुका था और दर्शन सत्यजीत से कहता है कि मैं आपको ये बातें कल बताऊंगा। अब अगले दिन दर्शन के घर पर वह सत्यजीत को ईवा और उसके रिश्ते का सच बताता है और वह कहता है कि ईवा से शादी करना उसकी एक गलती थी और ये जल्दी में लिया हुआ फैसला था, जिसका आगे जाकर उन दोनों को अंदाजा हुआ, जिसके बाद उन दोनों ने ही डिवोर्स ले लिया। पर जब वो उसके साथ रिश्ते में था तब उसने अपने बिजनेस को बनाने के लिए उसके 3 करोड़ रुपए लिए थे, जो वह डिवोर्स के बाद उसे मांगने लगी। अब इन पैसों को लौटाने के लिए उसके फादर इन लॉ ने उसकी मदद करी, यानी कि उसके नई वाइफ के पिता ने। इसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे से
कांटेक्ट नहीं किया। सत्यजीत इसको सुनकर दर्शन से कहता है कि ईवा की मौत हो चुकी है, जिसको सुनकर वह हैरान रह जाता है। अब कुछ देर के बाद में सत्यजीत को डॉक्टर का कॉल आता है, जो कि उसे एक और मर्डर केस के बारे में बताता है, जिसमें उन्हें किसी लड़की का कटा हुआ हाथ मिला है। अब सत्यजीत अगले दिन फोरेंसिक रिपोर्ट लेने जाता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि यह हाथ भी ईवा मारिया का ही है और उसके हाथ पर किसके बाल भी मिले थे, जो कि छोटे बाल है। जिस पर सत्यजीत कहता है कि हो सकता है कि ईवा ने मरते वक्त खुद को बचाने के लिए उसके खूनी के बाल को पकड़ लिया होगा। अब सत्यजीत उस जगह पर जाता है जहाँ पर ईवा और दर्शन शादी के बाद रहा करते थे, जहाँ उसे वहाँ के मकान मालिक ये बताते हैं कि शादी के कुछ ही वक्त के बाद में दर्शन और ईवा के झगड़े होने लगे थे, और जिसके बाद दोनों ने डिवोर्स ले लिया था। और इन लोगों ने ईवा को आखिरी बार एक लड़की के साथ देखा था, जिसके साथ वह कार से कहीं जा रही थी और उस लड़की के बाल छोटे थे। अब इसी बीच हम मेगा को देखते हैं, जिससे मिलने उसकी सास उसके घर आती है ताकि वो उसके डिवोर्स के फैसले को बदल सके। इसी बीच जब वह चीनू के साथ खेल रही होती है, तभी उसे घर के अंदर किसी के होने का एहसास होता है, जिसके बाद उसे किसी के पैरों के निशान अपने आप बनते हुए और फ्रिज की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखते ही वो वहाँ से डरते हुए भाग जाती है। अब सत्यजीत ईवा के हॉस्टल जाता है, जहाँ पर ईवा कॉलेज के टाइम रहा करती थी। वहाँ से उसको पता चलता है कि ईवा ने दर्शन के साथ रिश्ते में आने के बाद हॉस्टल में रहना छोड़ दिया था, और उसके बाद वह हॉस्टल के केयर टेकर की कॉल भी नहीं उठाया करती थी। और जब उसने ईवा को व्हाट्सएप पर मैसेज किया, तब उसने रिप्लाई में लिखा कि मैं घूमने गई हुई हूँ। और वह यह बात भी बताती है कि कुछ दिन पहले एक औरत ईवा के बारे में पूछने आई थी, जिस पर सत्यजीत कहता है कि अगर वह औरत उसे वापस दिखाई दे तो वह उसे तुरंत कॉल करे। अब सत्यजीत ईवा के फेसबुक पोस्ट को देखता है, जिसे उसे एक बहुत ही शॉकिंग चीज पता चलती है। ईवा की मौत के लगभग 3 से 9 महीने तक ईवा का फेसबुक एक्टिव था, और उसमें से किसी ने फोटो भी पोस्ट किए थे, और इसके अंदर ज्यादातर पोस्ट वाराणसी के थे, ताकि ऐसा न लगे कि वह मर गई है। अब एक पोस्ट में सत्यजीत को एक कोविड वैक्सीन का कैंप दिखता है, जिसे उसे कुछ याद आता है कि असल में केरला गवर्नमेंट ने कोविड के समय पर अपने लोगों को सभी स्टेट से वापस बुलाया था, और जो लोग वापस आए थे उसकी लिस्ट में उसका नाम जरूर होगा। अब जब सत्यजीत उस लिस्ट को चेक करता है, तो उसे उसमें ईवा मारिया का नाम मिलता है, यानी कि किलर ने अपनी पहचान ईवा मारिया रखी थी ताकि उसकी असली पहचान सामने ना आ पाए। पर तभी उस लिस्ट में सत्यजीत को अपने शराबी मामा का नाम भी दिखाई देता है, जो कि उस वक्त पर वाराणसी गए थे। अब सत्यजीत अपने मामा से ईवा मारिया के बारे में पूछता है, तो उसके मामा जवाब देते हैं कि वो ईवा मारिया को जानते हैं, और वो उस वक्त बस में उनके पास वाली सीट पर ही बैठी थी। अब सत्यजीत उन्हें ईवा की फोटो दिखाता है, जिस पर मामा कहते हैं कि ये ईवा मारिया नहीं है। सत्यजीत कहता है कि उसकी मौत हो चुकी है, पर उसके मामा बोलते हैं कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि उसने कुछ ही दिन पहले ही उसे शहर में घूमता हुआ देखा है, पर वो नशे में था तो उसे कुछ याद नहीं है। इसके बाद सत्यजीत अपने मामा से कहता है कि अगर उन्हें याद आए तो वो उसे बता दें। अब अगले ही दिन सत्यजीत को केयर टेकर का कॉल आता है, जो कि उसे यह कहती है कि जो औरत ईवा के बारे में जानने के लिए कुछ दिन पहले आई थी, वह इस वक्त टीवी पर आ रही है, जो कि कोई और नहीं बल्कि मेगा ही थी। अब सत्यजीत मेगा से मिलने जाता है, और मेगा उसे अपने घर में हो रही अजीब सी घटनाओं के बारे में बताती है, और वो बोलती है कि ईवा की आत्मा उसी के घर में है। इस पर सत्यजीत हंसने लगता है और कहता है कि मैं इन चीजों पर विश्वास नहीं करता। तभी सत्यजीत को मामा का कॉल आता है, और वो बताता है कि मैंने ईवा को कोर्ट के बाहर देखा था, जिसने काला कोट भी पहना हुआ था। जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, और हमें दिखाया जाता है कि दर्शन से डिवोर्स के बाद में ईवा के पास बहुत सारे पैसे आ गए थे, और यह बात हरिता को पता चल गई थी, और जिससे हरिता के मन में पैसों का लालच आ गया था, क्योंकि उसके पापा की मौत हो गई थी, जो कि उनके पीछे बहुत सारा कर्ज छोड़कर चले गए थे, और उनका घर भी बिकने वाला था। इसीलिए उसने ईवा को ड्रिंक के बहाने रात को अपने घर बुलाया था, और मौका पाकर उसे जान से मार डाला। इसके बाद उसने उसके शरीर के टुकड़े कर दिए और उसे फ्रीज में रखने लगी, जिसे वह अलग अलग समय पर शहर के अलग अलग कोनों में फेंक दिया करती थी। अब हरिता लॉयर भी थी, इसलिए उसे लॉ की अच्छी समझ थी। इसका फायदा उठाते हुए उसने ईवा के आधार कार्ड पर अपनी फोटो लगा दी, जिसकी मदद से उसे एक नया बैंक अकाउंट बनाया, और ईवा के गांव जाकर उसकी सारी प्रॉपर्टी भी बेच दी, और उससे मिले पैसे को अपने पास रख लिया। अब आगे ईवा की मौत का किसी को पता न चले, इसलिए उसने उसके फोन से उसके सभी मैसेज का रिप्लाई दिया, और वाराणसी जाकर फोटो को भी अपलोड किया, ताकि सबको यह लगे कि ईवा वाराणसी में है। और वही उसने आखिरी बार ईवा का फोन यूज करके नदी में फेंक दिया, जिससे कि सबको यह लगे कि ईवा वाराणसी के अंदर कहीं खो गई है। अब सत्यजीत मेगा से कहता है कि इतनी इन्वेस्टिगेशन को देखने के बाद हरिता को यह बात पता चल गई होगी कि हमें उसका राज पता चल चुका है। इसके बाद हम हरिता को देखते हैं, जो कि मेगा के घर पर जाती है और चेक करने लगती है कि मेगा के हाथ उसके खिलाफ क्या सबूत लगे हैं। और उसी बीच हरिता उस फ्रिज के सामने आ जाती है, जो कि असल में वही फ्रिज था जिसमें एक वक्त पर ईवा के शरीर को काट कर रखा था, और इसीलिए ही इस घर में ईवा की आत्मा रहने लगी। अब हरिता जब फ्रिज को खोलती है तो उसे ईवा के कटे हुए बॉडी पार्ट्स दिखते हैं, जैसे उसने एक समय पर किए थे, और हरिता की चीख के साथ ही सीन कट हो जाता है। अब अगले दिन सबको यह पता चलता है कि फ्रिज के फटने की वजह से हरिता की जान चली गई, पर मेगा पूरे विश्वास के साथ सत्यजीत से कहती है कि
मीवा की आत्मा ने ही हरिता को मारा है। पर सत्यजीत कहता है कि मैं ये सब नहीं मानता और हरिता की मौत भी छड़ने की वजह से हुई है। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम मेघा की माँ और चीनू को घर में देखते हैं कि तभी मेघा की बहन की फोटो का कांच अपने आप टूटने लगता है और फिर हम देखते हैं कि अचानक से जारा की आँख खुल गई है और उसे किसी की आत्मा के आने का एहसास होता है, यानी कि मेघा की बहन की आत्मा। और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।